अगला देखो, he felt guilty dash not going to the party, the court found him guilty dash the offense। ब्लैंक्स फिल करो। एक तो गिल्टी का मतलब हो गया कि अपराधी, कल्प्रिट, दोषी। एक मिनट, यहां नहीं है वो, मतलब यहां है। एक तो गिल्टी का मतलब हो गया कल्प्रिट, एक गिल्टी का मतलब हो गया अशेम्ड, एम्बरेस्ड। पहले इस बात को समझ लेना। एक तो आपने देखा होगा जुडिशरी में गिल्टी टर्म यूज होता है, ठीक है, गिल्टी, नॉट गिल्टी। गिल्टी का मतलब कल्प्रिट, दोषी, अपराधी, ठीक। तो और एक गिल्टी का मतलब आपने एक टर्म सुना होगा, सेंस ऑफ गिल्ट। जैसे कोई पर्सन है, उसने कुछ ऐसा किया जो कि उसको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, या उसको लगता है कुछ ऐसा जो उसको करना चाहिए था उसने नहीं किया, तो उसके अंदर ना एक गिल्ट की भावना आती है कि मैंने गलत किया, तो उसको कहते हैं सेंस ऑफ गिल्ट। तो एक ऐसा पर्सन जिसमें सेंस ऑफ गिल्ट है उसको भी हम गिल्टी कह रहे हैं। एक जिसने कुछ गैर कानूनी काम किया है, इलीगल किया है, उसको भी हम गिल्टी कह रहे हैं। तो अब हमें समझना ये जो है कि अगर गिल्टी का मतलब है अशेम्ड या एम्बेरेस्ड, तो इसके साथ में लिखा करो अबाउट। ही फेल्ट गिल्टी अबाउट नॉट गोइंग टू द पार्टी। पार्टी में नहीं जाने के लिए उसने गिल्टी फील किया। मान लो कोई पर्सन है, उसने उसको बड़ा आदर सम्मान से पर्सनली विजिट करके पार्टी में इनवाइट किया, लेकिन कोई पर्सन उसकी पार्टी में नहीं गया। बाद में उसको इस बात के लिए गिल्टी महसूस हो रहा है कि जाना चाहिए था, मैंने गलत किया ना जाके। तो गिल्टी अबाउट डूइंग समथिंग। फिर गिल्टी का मतलब दोषी हो, क्रिमिनल हो, तब तो हमेशा ऑफ लिखा करो। द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द मर्डर, द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, ऐसे। अगला देखो, वी आर नॉट फैमिलियर डैश दिस टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट फैमिलियर डैश दिस ओल्ड मैन, वी आर नॉट फैमिलियर डैश दिस सिटी। फैमिलियर वर्ड एडजेक्टिव है, सबको पता होगा। फैमिलियर का मतलब परिचित होता है। ठीक? अब यहां पर हम फैमिलियर वर्ड का यूज करते हैं दो कॉमन कॉन्टेक्स्ट में। एक तो फैमिलियर का मतलब होता है अक्वेंटेंस, जान परिचय। जैसे यहां पे हमने लिखा वी आर नॉट फैमिलियर डैश दिस ओल्ड मैन, तो यहाँ पे फैमिलियर का मतलब अगर हम देखें तो क्या होगा, अक्वेंटेंस। यहाँ पे फैमिलियर का मतलब क्या होगा, अक्वेंटेंस। जान परिचय, जान पहचान। यहां पे देखें तो क्या होगा, अवेयरनेस। तो जो फैमिलियर वर्ड होता है, फैमिलियर का एक तो मतलब होता है कि किसी से जान परिचय होना, जान पहचान होना। दूसरा फैमिलियर का मतलब होता है किसी चीज के बारे में अवेयरनेस होना, उसका ज्ञान होना। तो सेंस में हम फैमिलियर का यूज करते हैं। अगर फैमिलियर का मतलब हो किसी चीज के विषय में जानकारी होना, तो लिखा करो प्रिपरेशन विद। आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस मशीन, आई एम नॉट फैमिलियर विद दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि मतलब इस टेक्नोलॉजी को लेकर मैं परिचित नहीं हूं, मतलब अवेयरनेस नहीं है, ज्ञान नहीं है। ठीक। अगर फैमिलियर का मतलब किसी पर्सन के साथ में जान पहचान होना हो, नोन होना हो, तो जैसे हम नोन के साथ प्रिपरेशन टू लिखते हैं, वैसे फैमिलियर के साथ भी लिखा करो। वी आर नॉट फैमिलियर टू दिस ओल्ड मैन। वी आर नॉट फैमिलियर टू दिस ओल्ड मैन का मतलब हो गया कि हम इस, वी आर नॉट नोन टू दिस ओल्ड मैन, वी आर नॉट नोन टू दिस ओल्ड मैन। तो फैमिलियर टू का मतलब होता है नोन टू, फैमिलियर विद का मतलब होता है अवेयर विद। अब दूसरे एग्जांपल में आ जाओ। इसमें हमें लिखना है कि हम क्या प्रेपोजिशन लिखें। अब हमने पढ़ लिया कि फैमिली के साथ है तो टू आता है, विद आता है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। कब विद आता है, कब टू आता है, हमने वो भी पढ़ लिया है ना। अब बताओ इसमें क्या लिखें। इसमें हम फैमिलियर टू या फैमिलियर विद कुछ भी लिख सकते हैं। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम सिटी का मतलब क्या मान रहे हैं। अगर हम सिटी का मतलब केवल एक ज्योग्राफिकल एरिया मान रहे हैं, सड़कें, इमारतें, जगह, तो हम लिखेंगे विद। वी आर नॉट फैमिलियर विद दिस सिटी, कि भाई इस शहर को लेकर हमें ज्ञान नहीं है कि इस शहर में कहाँ पर कौन सी चीज़ है, कैसी चीज़ है, कहाँ पर है, वो हमें नहीं पता, तो फैमिलियर विद। अगर हम सिटी का मतलब सिटी के लोग मान लें, उस शहर के लोग मान लें,
ठीक है, तो हम लिखेंगे टू, वी आर नॉट फैमिलियर टू दिस सिटी, मतलब हम इस शहर में अनजान है, मतलब इस शहर के लोग हमें नहीं जानते पहचानते। तो अब हम लिखेंगे फैमिलियर टू। तो सिटी का मतलब अगर हम केवल प्लेस मान रहे हैं हम लिखेंगे विद, अगर सिटी का मतलब हम द पीपल हु लिव देयर मान रहे हैं तो हम लिखेंगे टू। तो कई बार ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि हम डिफरेंट प्रीपोजिशन के थ्रू कॉन्टेक्स्ट को कन्वे करें। अगले पे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा बच्चों, इट इज हार्ड टू पार्ट डैश वंस हार्ड एंड मनी, इट इज हार्ड फॉर वन टू पार्ट डैश वंस फैमिली फॉर सो लॉन्ग। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जो पार्ट हमने वर्ड लिखा है वर्ब है, नॉन फाइनाइट फॉर्म में है, इन्फिनेटिव फॉर्म में है, लेकिन वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। अब पार्ट के साथ में सिचुएशन क्या होती है, पार्ट का मतलब होता है बिछड़ना, किसी से अलग हो जाना, दूर हो जाना। ठीक, अगर हम इसके साथ में लिखें समवन, जैसे फैमिली है तो फैमिली का मतलब है पर्सन, तो ये समवन हो गया। अगर हम इसके साथ में लिखें कोई थिंग, जैसे मनी लिखा है तो मनी समथिंग हो गया। ठीक है, तो समवन के साथ में लिखा करो फ्रॉम, इमोशनल डिटैचमेंट शो करने के लिए, पार्ट फ्रॉम समवन, पार्ट विद समथिंग। पार्ट विद का मतलब किसी चीज से बिछड़ जाना, दूर हो जाना, किसी चीज का खो जाना। एक एग्जांपल देते मैं आपको समझा देता हूं। ही पार्टेड विद हिज लगेज ऑन द ट्रेन। तो जैसे हमने लिखा ही पार्टेड विद हिज लगेज ऑन द ट्रेन, कि ट्रेन पर उसका सामान छूट गया। पार्ट विद हो गया अपने लगेज से, मतलब उसका सामान किसी दूसरी ट्रेन में चला गया, वो कहीं और रह गया, या वो उतर गया, उसका सामान ट्रेन में रह गया, जो भी हुआ, ये कोई चुरा ले गया सामान। तो पार्ट विद समथिंग, पार्ट फ्रॉम समवन, ये ध्यान रखना। पार्ट का मतलब होता है दूर हो जाना, बिछड़ जाना। अगला देखो, he did not partake as the debate, he did not partake as the profit। यहां पर आप देखोगे हमने एक वर्ब यूज किया पार्टेक, पार्टेक ना बच्चे वर्ब है। पार्टेक वर्ब के साथ में जो हमें प्रेपोजिशन यूज करनी होती है वो ध्यान रखना बहुत आसान हो जाता है अगर हम ये ध्यान रख पाए कि पार्टेक वर्ब का मतलब क्या होता है। तो देखो, पार्टेक वर्ब का मतलब होता है बच्चे टेक पार्ट। इसका मीनिंग याद रखना भी आसान है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। पार्टेक वर्ब का मतलब होता है टेक पार्ट। ये इसका मतलब होता है। अभी जो मैंने आपको इसका पार्टेक का मीनिंग बताया ना, इस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए ब्लैंक फिल कीजिए सभी लोग। ये जो पार्टेक का मैंने आपको मीनिंग बताया बच्चों, इस मीनिंग को ध्यान में रखते हुए ब्लैंक फिल कीजिए कि पार्टेक का मतलब टेक पार्ट होता है। तो जहां पे वर्ब पार्टेक लिखी हो ना, आप वहां पे टेक पार्ट मान लो। बताओ भाई। अब देखो, जैसे हमने लिखा ही डिड नॉट टेक पार्ट डैश द डिबेट, ही डिड नॉट टेक पार्ट डैश द प्रॉफिट। ठीक, तो जब आप पार्टेक की जगह टेक पार्ट लिखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा प्रीपोजिशन क्या लिखनी है। नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखो, पार्टेक वर्ब को जब हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो कॉन्टेक्चुअली इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक इसका मीनिंग हो सकता है टू पार्टिसिपेट, टेक पार्ट का मतलब पार्टिसिपेट करना भी होता है ना। एक इसका मतलब हो सकता है टू पार्टिसिपेट, एक इसका मतलब हो सकता है टू क्लेम शेयर, किसी चीज में शेयर लेना, हिस्सा लेना। अगर पार्टेक का मतलब है टू पार्टिसिपेट, तो जिस तरीके से हम पार्टिसिपेट के साथ इन लिखते हैं, इसके साथ भी इन लिखा करो। ही डिड नॉट पार्टेक इन द डिबेट, मतलब उसने डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया। ही डिड नॉट पार्टेक डज द प्रॉफिट, ही डिड नॉट टेक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब उसने प्रॉफिट का शेयर नहीं लिया। तो पार्टेक ऑफ, पार्टेक इन, हम इस तरीके से प्रेपोजिशन यूज करते हैं। अगर पार्टेक का मतलब पार्टिसिपेट करना हो
सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। अगर उसका मतलब पार्टिसिपेट करना हो तो उसके हाथ में इन लिखो। अगर पार्टेक का मतलब किसी चीज में हिस्सा लेना हो, शेयर करना हो, ठीक है, तो ऑफ लिखा करो। अगला देखो, शी इज एंग्री डैश द फ्रेंड्स ऑफ हर सन। शी इज एंग्री डैश द रिजल्ट ऑफ हर सन। यहां पर हमने एक एडजेक्टिव यूज किया एंग्री। अब इस एडजेक्टिव एंग्री से रिलेट करके हमें प्रेपोजिशंस का यूज करना है। चलो भी करो सभी लोग। एंग्री, annoyed, vexed, exasperated, disgusted। देखो ये कुछ वर्ड्स मैंने लिखे बच्चों, ये प्रेपोजिशंस हैं, सॉरी ये एडजेक्टिव्स हैं, इनके मीनिंग लगभग सेम है। इनके साथ में हम प्रेपोजिशन कैसे लिखते हैं ये आप समझें। एंग्री विद समवन, एंग्री एट समथिंग, अनॉयड विद समवन, अनॉयड एट समथिंग। तो ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, ठीक, इनके मीनिंग सेम है, एडजेक्टिव्स हैं ये सारे, और इनके साथ में हम प्रेपोजिशन ऐसे यूज करते हैं, डिसगस्टेड विद समवन, डिसगस्टेड एट समथिंग। तो ये जो हमने द रिजल्ट ऑफ पर्सन लिखा है, ये क्या है, समथिंग, तो हम लिखेंगे एट। ये क्या है, समवन, तो हम लिखेंगे विद। ये he is annoyed dash the delay। she is annoyed dash the management। ब्लैंक्स फिल करो एक बार, सभी लोग इन ब्लैंक्स को फिल करें। आसान है। डिले इज समथिंग एट, मैनेजमेंट का मतलब पीपल, मैनेजमेंट कोई थिंग नहीं होती, मैनेजमेंट का मतलब लोग, पीपल विद। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। अगले पे आ जाओ। They will not agree does this man, they will not agree does this offer, they will not agree does this condition। देखिए यहां पर हमें क्या करना है कि हमने एक वर्ड लिखा है एग्री, एग्री वर्ब है, यहां भी ये वर्ब है और यहां भी ये वर्ब है। ठीक, अब समझना है क्या है, देखो यहां पर एग्री, असेंट, कनकर, डिसेंट, डिसएग्री, ये 5 वर्ड मैंने लिखे बच्चों। इनमें से पहले 3 वर्ड्स जो है वो सिनोनिम्स हैं, बाद के 2 वर्ड जो है वो पहले वाले 3 वर्ड्स के एंटोनिम्स हैं। मतलब डिसेंट और डिसएग्री का मतलब है असहमत होना, एग्री है, सेंट है, कनकर है, इनका मतलब है सहमत होना। इनके साथ हम प्रेपोजिशन कैसे यूज करते हैं वो जरा समझना। एग्री विद समवन, एग्री विद समवन, एक मिनट। हेलो, तो एग्री का मतलब है विद समवन, एग्री विद समवन, एग्री टू समथिंग, एग्री ऑन सम मैटर और इशू।
अब ये थोड़ी सी चीज हमें यहां पर समझनी है, ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बात यहां पर समझनी है। एग्री विद समवन का मतलब, थोड़ा जो मैं बोल रहा हूं ना उसको भी ध्यान से सुनना, केवल उतने को रटने से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। एग्री विद समवन का मतलब होता है कि जैसे कोई पर्सन है, उसकी और हमारी जो सोच है, उसका और जो हमारा ओपिनियन है वो सेम हो, तो हम कहेंगे भी एग्री विद ईच अदर। भाई उसको भी मूवीज पसंद है, मुझे भी पसंद है, वी एग्री विद ईच अदर। वो भी चाहता हो कि लाइट्स बंद हो जाए, मैं भी चाहता हूँ लाइट्स बंद हो जाए, तो वी एग्री विद ईच अदर। तो इफ वी शेयर सेम ओपिनियन विद समबडी एल्स, तो हम विद प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एग्री टू जो है वो एक तरीके से एक फ्रेजल वर्ब है। एग्री टू करना मतलब किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एग्री टू कर लेना मतलब। तो ये आपको बात यहाँ पे ध्यान रखनी कि जो हम एग्री टू लिखते हैं ना बच्चे, इसका मतलब एक्चुअली होता है एक्सेप्ट करना, टू एक्सेप्ट। ही विल नॉट एग्री टू दिस ऑफर्स, ऐसे। एग्री ऑन, हमने पढ़ा था ऑन जो होती है मैटर की प्रेपोजिशन होती है, टॉपिक की प्रेपोजिशन होती है। मान लो कोई टॉपिक है, कोई मैटर है जिस पर हमें लोगों की वोटिंग करवानी है, जिस पर हमें लोगों का ओपिनियन जानना है, उनकी सहमति लेनी है कि भाई वो इसके फेवर में है कि नहीं है, तो हम एग्री के साथ प्रेपोजिशन यूज करते हैं ऑन। ऑन का मतलब है टॉपिक। जब हमें किसी टॉपिक, किसी मैटर, किसी विषय से संबंधित लोगों की राय जाननी होती है तो ऑन का यूज करते हैं, ठीक। अब यहां देखिए, दे विल नॉट एग्री डैश दिस मैन with, they will not agree at this offer to, they will not agree to this offer का मतलब है they will not accept this offer, they will not accept this offer, ये हो गया। अगले में आ जाइए, they will not agree at this condition, condition का मतलब है शर्त, they will not agree on this condition, वो इस शर्त को नहीं मानेंगे। कंडीशन का मतलब यहाँ पे स्थिति नहीं है, ठीक है, कंडीशन का मतलब है शर्त, टर्म एंड कंडीशन होता है ना वो वाला। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दे विल नॉट एग्री ऑन दिस कंडीशन, कि वो इस कंडीशन को मानेंगे नहीं। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी कि एग्री के साथ हम ऐसे प्रिपोजिशन यूज करते हैं। एक एग्जांपल से और देखो, ही डिड नॉट एग्री डैश हिज फ्रेंड्स डैश दैट डिसीजन, ठीक है। नो सेंसिबल पर्सन will agree dash your request, बताओ। ब्लैंक्स फिल करें सभी लोग। he did not agree dash his friend at the decision, he did not agree with his friend, what was the matter, what was the topic जिस पे एग्री होना था, डिसीजन, ऑन दैट डिसीजन। मान लो किन्हीं लोगों ने कोई डिसीजन लिया, तो कोई पर्सन है उन लोगों के साथ में एग्री नहीं कर रहा वो डिसीजन को लेकर, तो एग्री विद समवन ऑन समथिंग। अच्छा, नो सेंसिबल पर्सन विल एग्री डैश योर रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट, नो सेंसिबल पर्सन विल एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, कोई भी सेंसिबल पर्सन तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एग्री टू का मतलब एक्सेप्ट करना होता है, एग्री विद का मतलब शेयर द सेम ओपिनियन होता है, शेयर द सेम आइडियाज होता है, और एग्री ऑन का मतलब सब मैटर और टॉपिक जिस पे वोटिंग करनी हो, अपनी राय देनी हो, सहमति शो करनी हो। अगला देखो, मोहन एक्सपेक्टेड मोर डिक्लाइन एज द प्राइसेस, मोहन हैज स्टडीड द डिक्लाइन एज डायनासोर्स, मोहन विल नॉट डिक्लाइन एज द इन्विटेशन। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो डिक्लाइन वर्ड है ये वर्ब है, ये जो डिक्लाइन वर्ड है ये नाउन है, और ये जो डिक्लाइन वर्ड है ये भी नाउन है। यहाँ पे जो डिक्लाइन वर्ड हमने एज अ नाउन यूज किया है इसका मतलब है एंड, एक्सटिंक्शन। यहाँ पे जो डिक्लाइन वर्ड हमने यूज किया है इसका मतलब है डिक्रीज। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि डिक्लाइन का मतलब एक तो होता है किसी चीज में कमी आना, ठीक है, जैसे टेम्परेचर, ठीक। दूसरा डिक्लाइन का मतलब किसी चीज का एंड भी होता है, द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश एरा इन इंडिया,
द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, तो डिक्लाइन का मतलब अंत और डिक्लाइन का मतलब कमी भी होता है। अगर हम डिक्लाइन को एज अ वर्ब यूज करें तो डिक्लाइन का मतलब होता है टू रिजेक्ट। डिक्लाइन कर देना मतलब रिजेक्ट कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना। ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसका डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट लिख दिया करो। मोहन विल नॉट डिक्लाइन व्हाट, व्हाट विल ही नॉट डिक्लाइन, तो डायरेक्ट रिप्लाई आ गया द इन्विटेशन। लेकिन अगर डिक्लाइन को हम एज अ नाउन यूज करें और इसका मतलब एंड हो, एक्सटेंशन हो, किसी चीज का अंत हो, तो इसका प्रिपोजिशन लिखा करो ऑफ। मोहन हैज स्टडीड द डिक्लाइन, हुज डिक्लाइन, हुज का रिप्लाई चाहिए। तो हमने पढ़ा इंग्लिश में जहां में हुज के रिप्लाई की जरूरत पड़ती है वहां या तो हम पजेसिव केस यूज करते हैं या ऑफ प्रिपोजिशन यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखो ऑफ द डिक्लाइन ऑफ डायनासोर्स, डायनासोर्स का अंत, कि डायनासोर्स कैसे खत्म हुए। मोहन एक्सपेक्टेड मोर डिक्लाइन इन द प्राइसेस, उसने कीमतों में और ज्यादा मतलब कमी की एक्सपेक्टेशन की थी। तो डिक्लाइन का मतलब अगर कमी है तो इसके बाद में प्रीपोजिशन इन लिखना है। डिक्लाइन का मतलब अगर किसी चीज का एंड है तो इसके बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लिखनी है। नेक्स्ट पे जी, द मैन डाइड डैश द एक्सीडेंट, द मैन डाइड डैश कैंसर, द मैन डाइड डैश इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है विद्युत आघात, जैसे कोई पर्सन करंट वगैरह की वजह से मर गया। तो देखो डाइड सब जगह वर्ब है, यहां भी, यहां भी और यहां भी। यहां पे हमने लिखा एक्सीडेंट, एक्सीडेंट एक इवेंट है, एक घटना है। ठीक, यहां पे लिखा कैंसर, कैंसर एक डिजीज है। ठीक है, और यहां पे लिखा इलेक्ट्रोक्यूशन, डायरेक्ट कॉज है। सबसे पहले ये डिफरेंस हमें समझना, एक्सीडेंट इवेंट है, उसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, सबको बात समझ में आ गई कि हाँ भाई एक्सीडेंट एक इवेंट है। ठीक, अब ये जो मैन डाइड डैश कैंसर लिखा है, द मैन डाइड डैश इलेक्ट्रोक्यूशन लिखा है, इन दोनों में समझना है बीमारियां कॉज होती हैं। बहुत बार कोई पर्सन होता है बीमारी की वजह से मर जाता है, मान लो किसी को डेंगू हो गया, सही इलाज नहीं हो पाया, सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो मर गया। ठीक है, लेकिन जो कैंसर है वो और इलेक्ट्रोक्यूशन, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। इलेक्ट्रोक्यूशन डायरेक्ट कॉज है, डायरेक्ट कॉज का मतलब बिजली का आघात लगा और तुरंत ही आदमी उसकी वजह से मर गया। बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं, उनका इलाज भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता किसी को कैंसर हुआ और वो तुरंत मर गया, ऐसा तो नहीं होता। कैंसर धीरे धीरे बॉडी पे अपने इफेक्ट डालता है, हमारे सिस्टम को खराब करता है। ठीक है, फिर हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, फिर रिकवरी नहीं हो पाती, तब आदमी मर जाता है। ठीक? तो जो डिजीज होती है वो डायरेक्ट कॉज नहीं होती, उनके इफेक्ट की वजह से आदमी मरता है। लेकिन जैसे कोई कोई आदमी, उसको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक की वजह से तुरंत मर गया, तो ये डायरेक्ट कॉज है। कोई आदमी किसी ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिरा और उस गिरने की वजह से मर गया, तो ये डायरेक्ट कॉज है। तो जो डायरेक्ट कॉज होते हैं डेथ के, ठीक है, उनके साथ हम प्रेपोजिशन लिख देते हैं फ्रॉम। अदरवाइज डिजीज के साथ में प्रेपोजिशन यूज की जाती है ऑफ। ठीक है, ध्यान रखना। कोई पर्सन किसी इवेंट में मर गया तो हम प्रेपोजिशन लिखते हैं इन। ही डाइड इन द वॉर, लड़ाई में मारा गया। ही डाइड इन द राइट्स, दंगों में मारा गया। ही डाइड इन द फायर, आग में मारा गया, आग लग गई मान लो कहीं पे, उसमें मर गया। ठीक है, ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश में मारा गया। तो कोई इवेंट अगर लिखा हुआ है तो उसके साथ तो आपको लिखना है इन, डाइड इन अ प्लेन क्रैश। लेकिन अगर कोई पर्सन किसी डिजीज की वजह से मर गया तो ऑफ लिखा करो। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ चिकनगुनिया, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ऐसे। लेकिन अगर कोई डायरेक्ट कॉज लिखा हो, ठीक है, ही डाइड फ्रॉम अ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक से मर गया। हार्ट अटैक डायरेक्ट कॉज होता है, कई बार आदमी को हार्ट अटैक आया तुरंत ही उसकी जान चली गई। ही डाइड फ्रॉम अ फॉल, ऊपर से गिरा और उस वजह से मर गया। ठीक, तो ऐसे सिचुएशंस में जहां पे कोई डायरेक्ट कॉज मेंशन हो वहां पे प्रीपोजिशन लिखा करो डाई के साथ में फ्रॉम, अदरवाइज डिजीज के साथ में ऑफ लिखा करो। ठीक, अगला देखिए, दिस ब्रेड इज मेड एज व्हीट, दिस बोर्ड इज मेड एज रोजवुड। देखा, यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया मेड, मेड पास्ट पार्टिसिपल है, मेक वर्ब का, और एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है, ध्यान देना। ये अब हम कह रहे हैं एक जगह पर कि ब्रेड को बनाया गया व्हीट से, ब्रेड जो है उसको गेहूं से बनाया गया, और यहाँ पे बोर्ड को रोजवुड से बनाया गया। रोजवुड एक टाइप की लकड़ी होती है, ठीक है।
अब आप ध्यान देंगे दोनों जगह कुछ ना कुछ बनाया गया है, निर्माण किया गया। डिफरेंस ये कि यहाँ पे जो बनाया गया है उसके लिए यूज हुई है केमिकल प्रोसेस, मतलब केमिकल प्रोसेस यूज हुई है, तो ये केमिकल चेंज हो गया, गेहूं से ब्रेड का बनना, और ये फिजिकल चेंज हो गया। लकड़ी तो लकड़ी ही है, बस उसका कलर शेप साइज वगैरह चेंज कर दिया काट पीट के, तो ये फिजिकल चेंज है। तो मेक वर्ब का जब हम यूज करते हैं तो वहां पे दो सिचुएशंस पॉसिबल होती हैं, कि एक तो हम मेक का यूज कर लें किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर कोई फिजिकल चेंज की बात हो रही हो, एक हम यूज कर लें जहां पे कोई केमिकल चेंज की बात हो रही हो। जहां पे फिजिकल चेंज की बात होती है वहां पे प्रिपोजिशन लिखा करो ऑफ, केमिकल चेंज के केस में लिखा करो फ्रॉम। तो हम लिखेंगे दिस ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट। व्हीट जो है ना वो सब्सटेंस की ओरिजिनल फॉर्म थी, फिर उसको चेंज कर करके डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे आप लोग सबको तो पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं देखो बता देता हूं। जैसे व्हीट होता है ना, जो व्हीट है, व्हीट को पहले ग्राउंड किया जाता है तो वो आटा बनता है, फ्लोर बनता है, ठीक है। फिर फ्लोर को नीड किया जाता है तो वो डो बनता है, ठीक है। डो को फिर बेक किया जाता है तो वो ब्रेड बनता है। तो आप यहां पे देखोगे ये है ओरिजिनल स्टेट, ये है फाइनल स्टेट, यहां से इसकी शुरुआत, मतलब यहां से शुरुआत हुई वहां पे एंड हुआ। तो व्हीट को हमने ग्राउंड किया, फ्लोर बन गया, फ्लोर को हमने नीड किया, डो बन गया, डो को हमने बेक किया तो ब्रेड बन गया। तो ये ओरिजिनल स्टेट है, इसके लिए हम फ्रॉम लिख देते हैं। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना उसमें डिफरेंट लेवल्स पे चेंजेस होते हैं, तो जो ओरिजिनल स्टेट होती है उसको रिलेट करने के लिए फाइनल स्टेट से हम प्रिपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो ही ना, कोई एक सब्सटेंस है बस हम उसी में कोई कलर शेप साइज वगैरह उसका चेंज करके नया ऑब्जेक्ट बनाए, तो फिर हम प्रिपोजिशन ऑफ लिखते हैं। वैसे तो आपने पढ़ा होगा मेड के साथ हम और भी प्रिपोजिशन लिखते हैं, मेड फॉर ईच अदर, मेड इन चाइना, मेड विद लव। लेकिन वो यूजेस कंफ्यूजिंग नहीं होते हैं, वो सबको लगभग पता ही होता है कि हाँ भाई मेड फॉर ईच अदर, मेड इन चाइना, मेड विद लव, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होता। ये ऑफ और फ्रॉम वाला कई बार लोग ना इसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम ये छोटी सी बात ध्यान रख पाए कि भाई जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें ये वाली प्रोसेस होती है जिस वजह से हमें फ्रॉम लिखना पड़ता है। फिजिकल चेंजेस में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हम फिर वहां पर ऑफ लिख देते हैं, फ्रॉम नहीं लिखते। दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, सभी लोग आंसर बताएंगे। देखो, एक है स्वीट्स आर मेड डैश मिल्क। स्वेटर्स आर मेड डैश वूल। फिल इन दीज ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए। सभी लोग ब्लैंक्स फिल करेंगे। अब देखो स्वीट्स डैश मेड फ्रॉम मिल्क, तो स्वीट्स को हम मिल्क से बनाते हैं, तो ये केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। डिफरेंट लेवल्स पे चेंजेस होते हैं। तब मिल्क ओरिजिनल स्टेट होती है, स्वीट्स जो होती है उसकी फाइनल स्टेज होती है, उसके बीच में बाकी स्टेजेस भी इंक्लूड करती हैं। तो जब हम ओरिजिनल स्टेट को फाइनल स्टेज से रिलेट करते हैं तो हम प्रिपोजिशन लिखते हैं फ्रॉम। लेकिन स्वेटर और वूल में तो ऐसा है नहीं, जो स्वेटर होता है वो भी ऊन ही होता है, बस उसका कलर शेप साइज वगैरह बदल दिया गया होता है, तो हम लिखते हैं ऑफ। स्वेटर्स आर मेड डैश वूल। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो इस तरीके की प्रेपोजिशंस होती हैं कि हम एक ही वर्ब के साथ में या एक ही वर्ड के साथ में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं, ये हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो कल हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कुछ और भी वर्ड बचे रह जाते हैं, आज तो वैसे भी डिस्कस नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, तो ये हम इसको कल कंप्लीट करेंगे। बाकी आप सभी लोग बड़े अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, खूब रिवीजन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए सभी लोग खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। थैंक यू, बाय बाय।